अच्छा, कल ना हम अपने घर की छत पे खड़े थे कि कुछ दूर फासले पर हमने एक धुआं उठता हुआ देखा। अच्छा, उस धुएं को देखकर मेरी छोटी बेटी है, उसने अपनी छोटी सी महदूद सोच को इस्तेमाल करते हुए फौरन कहा कि मम्मा, लगता है किसी के घर आग लग गई है। और उसके बाद मेरी दूसरी बड़ी बेटी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई कचरे का ढेर होगा और किसी ने उस कचरे में आग लगा दी होगी। अब मैंने भी उस धुएं को देखा। उस धुएं को देख के मेरे जहन में ये ख्याल आया कि आजकल क्योंकि गंदम की कटाई का सीज़न है, गंदम की कटाई हो रही है, तो गंदम की कटाई के बाद किसान वो जो बची खुची बाकियात हैं उसको आग लगा देते हैं, जो कि असूलन लगानी तो नहीं चाहिए क्योंकि इससे माहौल के अंदर स्मोक फैलती है। तो बहरहाल हुआ क्या, हमने एक चीज़ देखी माहौल के अंदर, यानी हमने अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए कुछ ऑब्ज़र्व किया। क्या ऑब्ज़र्व किया? यानी हमने कुछ धुआं उठते हुए देखा, आँखों की मदद से देखा, हमने उस धुएँ की स्मेल को महसूस किया और हमने कुछ आवाज़ें भी सुनी। अब ये तो थी हमारी ऑब्ज़र्वेशन। उसके बाद हमने अपने अपने दिमाग में अलग अलग कुछ मफरूज़े कायम किए। किसी ने उस आग के बारे में कुछ और कहा, किसी दूसरे ने कुछ और कहा, तीसरे ने कुछ और कहा, यानी हर किसी ने अपने अपने दिमाग में कुछ अलग उसके बारे में सोचा। इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, यानी मफरूज़ा कायम करना। अब कौन सा मफरूज़ा ठीक है, किसकी बात ठीक है और किसकी बात गलत है, इसके लिए हम क्या 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 करेंगे? ज़ाहिर सी बात है, हमें पहले उस जगह पर जाकर वहाँ जाकर देखना होगा कि वो आग किस वजह से लगी थी। तो हमने जो मफरूज़े कायम किए थे, जब हम वहाँ जाकर देखेंगे, हो सकता है कि दो दो लोगों के मफरूज़े गलत साबित हो जाए और उन तीनों में से किसी एक का कोई मफरूज़ा ठीक साबित हो जाए। अब हम उस जगह पर जाकर उसका अच्छी तरह से मुआयना करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, लोगों से पूछेंगे, तो हमें एग्जैक्ट सूरत हाल पता चल जाएगी कि वो आग किस वजह से लगी थी, किसने लगाई थी, क्यों लगाई थी। तो जब हमें फ़ाइनल रिज़ल्ट पता चल गया कि ये उसकी वजह है और ये उसके पीछे रीज़न थी, फिर हम इसके बारे में कुछ फ़ाइनल रिज़ल्ट बता सकते हैं। तो बच्चों, इसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने दिमाग में कुछ मफरूज़े बनाते हैं जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं। उसके बाद हम उन मफरूज़ों से कुछ डिडक्शंस बनाते हैं और उसके बाद हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डाटा इकट्ठा करते हैं और रिज़ल्ट को समराइज़ करते हैं। तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है, फिर उसके ऊपर हम बार बार मज़ीद एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं कि आया हमारा रिज़ल्ट वाकई ही बिल्कुल ठीक है। और अगर बार बार तजर्बात के नतीजे में हमारा रिज़ल्ट सेम आ रहा हो, तो फिर हम उस पर कोई थ्योरी, प्रिंसिपल या लॉ बना देते हैं। तो ये तो होता है साइंटिफिक मेथड। अगर यही साइंटिफिक मेथड हम जानदारों के ऊपर अप्लाई करें और जानदार यानी इंसान, जानवर, पौधे या माइक्रो ऑर्गेनिज़म या जो भी जानदार चीज़ें हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम पेश आती है, उस प्रॉब्लम का सलूशन हम तैयार करते हैं, हासिल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक समझ गए हैं कि हम 9th क्लास की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम पेश आ जाए तो उसका किस तरह से सलूशन निकाला जाता है। और पुराने वक्तों में और अब भी जब किसी जानदार को कोई प्रॉब्लम पेश आती है या कोई नई बीमारी आ जाती है, तो साइंसदान उस बीमारी का इलाज किस तरह से दरियाफ्त करते हैं, उसकी किस तरह से वजूहात तलाश करते हैं और कैसे पता चलाते हैं कि ये बीमारी किस चीज़ की वजह से होती है, क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। वेरी वेरी इजी चैप्टर, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा और आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे। पहले तो मैं आपको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बता दूं कि आपने पढ़ना कैसे है। तो बच्चों, आपने जिस मर्ज़ी बुक का जौन सा मर्ज़ी चैप्टर आप पढ़ें, आपने टेक्स्ट बुक से पढ़ना है
और पढ़ने के दौरान आप जिस भी पेज को शुरू करेंगे उस पेज के ऊपर आपने कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। किसी भी छोटे से बॉक्स में कोई इन्फॉर्मेशन दी हो, किसी कोने में कोई लफ्ज़ लिखा हो, आपने सारे को एक बार लाजमी पढ़ना है, क्योंकि अब आपके पेपर इसी तरह से आते हैं कि आपको चैप्टर में से कहीं से भी कुछ भी उठाकर आपको उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आपने चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ना है। जी, तो हमारे चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले है साइंस की डेफिनेशन कि साइंस क्या है। साइंस इज़ अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस जो है वो कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल किया गया है। एंड दीज एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट टू डिटरमिन द प्रिंसिपल अबाउट हाउ नेचर ऑपरेट्स। और इस तरह के बहुत से तजर्बात किए गए हैं कि नेचर किस तरह से काम। तो बेटा यहाँ से आपने ये 2 लाइन की डेफिनेशन इसकी याद करनी है साइंस की, क्योंकि इस पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ साइंस। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक तजस्सुस का मादा पैदा किया है, जिससे मजबूर होकर वो हमेशा से चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करता है, और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो नित नए तजर्बात करता रहता है। तो यहाँ से आपने साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन याद करनी है। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज ए बायोलॉजिकल मेथड। इट कंप्राइजेज द स्टेप्स अ बायोलॉजिकल अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसमें किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए उसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड। और इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं जो कि कोई भी बायोलॉजिस्ट उन तमाम स्टेप्स को परफॉर्म करता है और फिर उससे कोई नताइज अखज़ करता है। बायोलॉजिकल मेथड जो है ये कोई नया नहीं है, बल्कि 500 साल पहले भी साइंसदान जो है वो इस बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए साइंटिफिक रिसर्च किया करते थे। फ्रॉम गलीलियोस एक्सपेरिमेंट, आपने फ़िज़िक्स में गलीलियो के एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, जिसमें वो किसी ऊंची जगह पर किसी ऊंचे मीनार से जाकर चीज़ों को नीचे फेंकता था और उनका टाइम नोट करता था। और ये सब किस वक्त हुआ था? 1590s में, यानी 1590 की दहाई में। और तब से लेकर आज तक ये बायोलॉजिकल मेथड यूज़ होते हैं। आज भी ये मेडिसन, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ़ शोबाजात में इसको यूज़ किया जा रहा है, और जो इंसानियत को पेश आने वाली नई नई प्रॉब्लम्स हैं उनके हल तलाश किए जाते हैं। के बाद ये एक छोटे से बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। इंसान जो है वो हमेशा से ही एक बायोलॉजिस्ट रहा है। ही हैड टू बी अ बायोलॉजिस्ट, उसको बायोलॉजिस्ट होना चाहिए इन ऑर्डर टू लिव, जिंदा रहने के लिए। अर्ली इन द हिस्ट्री, अगर हम अपनी पुरानी तारीख पढ़ें, ही वॉज अ हंटर ऑफ द एनिमल। तो पहले आपको पता है इंसान क्या करता था? पहाड़ों में रहता था, जंगलों में रहता था और जानवरों का शिकार करके खाता था। एंड गैदर ऑफ फ्रूट, सीड्स एंड रूट्स, और मुख्तलिफ दरख्तों के फल, बीज और जड़ें वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें खाता था। द मोर ही न्यू अबाउट द एनिमल एंड देयर हैबिटेट, द मोर सक्सेसफुल हंटर ही वाज। तो अगर ऐसा इंसान जो कि जानवरों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानता हो और उनकी हैबिटेट के बारे में कि वो कौन सा जानवर कैसी जगह पर रहता है, तो वो एक अच्छा हंटर होगा। इसी तरह एक ऐसा इंसान जो पौधों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानता हो, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि कौन सा पौधा जो है वो खाने के काबिल है और कौन सा खाने के काबिल नहीं है। तो बच्चों, इस पूरे पेज पर जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आपको दे दी है। इसमें से याद आपने 2 डेफिनेशन करनी है, एक साइंस की डेफिनेशन और एक बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन। उसके अलावा कुछ ये गलीलियो एक्सपेरिमेंट, इसमें कुछ डेट्स वगैरह होती हैं, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से थोड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं कि इसमें कोई एमसीक्यूज़ पूछ लिया जाता है कि गलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट कब किए थे, तो आपको ये डेट कुछ याद रखनी है कि वो 1590 में किए गए थे। अब हम पूरे बायोलॉजिकल मेथड को समझेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उनको कैसे जो है परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें जो है हम इसके स्टेप्स को देखते हैं। इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिस्ट टेक फॉलोइंग स्टेप।
जी, तो बायोलॉजिकल मेथड के 7 स्टेप्स होते हैं। तो बेटा आपने इन 7 स्टेप्स के नाम अच्छी तरह इसी तरतीब के साथ याद कर लेने हैं और ऐसे किसी भी स्टेप के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइपोथेसिस क्या होती है, डिडक्शंस क्या होती है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है। और इसके अलावा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये 7 के 7 स्टेप्स के बारे में आपने डिटेल लिखनी होती है। अब हम 1 बाय 1 इन 7 स्टेप्स को पढ़ेंगे और मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो सबसे पहला स्टेप जो है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी सबसे पहले हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करनी है। हमें पता होना चाहिए हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे एनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो जब भी साइंसदानों को कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पेश आती है तो वो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए उसका सलूशन निकालते हैं। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन। इसमें से आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन याद करनी है कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम is a question related to living organisms that is either asked by someone or comes in biologist's mind by himself। ये इसकी डेफिनेशन है। तो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, एक ऐसा सवाल है जो कि जानदारों के बारे में है और या तो वो किसी ने साइंसदान से पूछा है या फिर साइंसदान के अपने दिमाग में आता है, तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी किसी के जहन में भी जानदारों से मुतालिक कोई सवाल आ गया तो उसको हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड का जो सेकंड स्टेप है वो होती है ऑब्जर्वेशन। यानी जब आपको अपने प्रॉब्लम का, मसले का पता चल गया, अब हमने कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व कैसे करना है, अल्लाह ताला ने हमें 5 हिस्से दी हैं, दिखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, स्मेल करने की, टेस्ट करने की, टच करने की। हमने अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए हमने कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। अब जो ऑब्ज़र्वेशन है वो 2 तरह की होती है। नंबर 1 है क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन एंड नंबर 2 है क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन। इस पर भी अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑब्ज़र्वेशन की कितनी टाइप्स होती हैं, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में से, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ऑब्ज़र्वेशन में से कौन सी ऑब्ज़र्वेशन ज़्यादा ऑथेंटिक और पायदार होती है। तो इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ऑब्जर्वेशन में भी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ones because the former are invariable and measurable and can be recorded in the terms of number। तो क्वांटिटेटिव वो ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें हम कोई चीज़ मेजर करते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास कोई नंबर आ जाता है। यानी अगर हमने किसी बंदे की हाइट मेजर की और हमने बताया कि उसकी हाइट जो है वो 5 फुट है, अब 5 फुट हमारे पास एक नंबर आ गया है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन अगर हम वैसे ही कह देते हैं कि उस बंदे, फ़लाँ बंदे की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है या फ़लाँ बंदा वो बहुत लंबा है, तो इसमें हमें एग्जैक्ट जो है वो हाइट नहीं पता। तो जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो क्वालिटेटिव की निस्बत ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हमारे पास हमने चीज़ों को मेजर किया होता है और मेजर करने के बाद हमारे पास कुछ नंबर्स, कुछ फिगर्स आ जाते हैं जो कि इनवेरिएबल होते हैं, यानी वो चेंज भी नहीं हो सकते और उनको मेजर भी किया जा सकता है। इसके बाद ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ये आपने लाजमी याद करनी है। इन पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों का डिफरेंस पूछा होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर दैन द बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि जो पानी है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी वो दर्जा हरारत जिस पे पानी जम जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, वो ठंडा होता है बनिस्बत पानी के बॉइलिंग पॉइंट के। बॉइलिंग पॉइंट वो दर्जा हरारत होता है जिस पर पानी उबलने लगता है।
तो ये हमने एक जनरल सी बात कह दी। अब हमें एग्जैक्ट जो है वो उसका टेम्परेचर पता नहीं है, लेकिन इसी के मुकाबले में हम यही एग्जांपल जब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में देखेंगे तो उसमें हम कहेंगे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री। तो अब ये जो है हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम कोई नंबर बता रहे हैं कि जो पानी है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तरह ये एक दूसरी एग्जांपल है, अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ इथानॉल, यानी पानी का 1 लीटर जो है वो इथानॉल के 1 लीटर से भारी होता है। तो इसमें भी हम भारी तो कह रहे हैं, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कितना भारी होता है, लेकिन यही बात अगर हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में कहेंगे तो उसमें हमने क्योंकि चीज़ों को मेजर किया होता है तो हमारे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसमें हम कहेंगे अ लीटर ऑफ वाटर वेज 1000 ग्राम and a liter of ethanol weighs 789 grams, यानी पानी का 1 लीटर उसका वज़न 1000 ग्राम होता है और इथानॉल का 1 लीटर जो है वो 789 ग्राम होता है। तो इससे हमें पता चल गया कि पानी का 1 लीटर जो है वो इथानॉल के 1 लीटर से भारी है। तो ये थी ऑब्जर्वेशन की दोनों टाइप्स। आपने दोनों टाइप्स की डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल्स याद करनी है। इसके बाद बायोलॉजिकल मेथड का तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी हमने पहले अपनी प्रॉब्लम का पता चला लिया, प्रॉब्लम पहचान ली, उसके बाद हमने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। अब जब हमने चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लिया तो अब हमने उसके ऊपर कोई मफरूज़ा कायम करना है कि हाँ जी ये चीज़ें हमने देखी हैं तो इसकी ये वजह हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हम मुख्तलिफ मफरूज़े बनाते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हमारा हर मफरूज़ा हर हाइपोथेसिस ठीक साबित हो, वो बाद में जब हम उसके ऊपर तजर्बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी हाइपोथेसिस ठीक है और कौन सी गलत है। तो इसमें से आपने हाइपोथेसिस की डेफिनेशन याद करनी है कि कोई भी हाइपोथेसिस यानी मफरूज़ा कैसे बनाया जाता है और एक अच्छी हाइपोथेसिस, एक अच्छा मफरूज़ा कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए की डेफिनेशन आपने यहाँ से याद करनी है। बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेस हिज हर एंड अदर्स ऑब्जर्वेशन into data form and construct a statement that may prove to be answer of the biological problem under study। यानी जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशन से या कि जो दूसरे लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होता है उनकी राय लेते हैं और एक डाटा इकट्ठा करते हैं और उस डाटा को देखते हुए फिर वो एक ऐसी स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके ऊपर बाद में वो तजर्बात करके साबित करते हैं और वो स्टेटमेंट उनको जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पेश आई है उसका आंसर भी हो सकती है। This tentative explanation of observation is called a hypothesis। तो ये जो हमने एक स्टेटमेंट आर्जी स्टेटमेंट बना ली है ऑब्जर्वेशंस के बाद, इसको हम कहेंगे हाइपोथेसिस। ये हमारा एक कायम किया गया मफरूज़ा है जो हमने फ़र्ज़ कर लिया है, हालात को सिचुएशन को देखते हुए हमने अपने दिमाग में कुछ फ़र्ज़ कर लिया कि हो सकता है ये ऐसा हो। अब जो एक ट्रू हाइपोथेसिस है, जो एक सही हाइपोथेसिस है, वो किस तरह की होनी चाहिए, उसके अंदर ये खसूसियात होनी चाहिए, ये आपने याद करनी है। इसकी 5 खसूसियात हैं। नंबर 1, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। ये एक जनरल सी सादा सी स्टेटमेंट होनी चाहिए, कोई बहुत ही मुश्किल बात नहीं कह देनी, कोई फार्मूले कोई हिसाब किताब लंबे चौड़े नहीं होने चाहिए, बल्कि ये एक सिंपल सी सादा स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसके ऊपर बाद में हम तजर्बात भी कर सकें। नंबर 2, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। ये महज एक आइडिया, एक आर्जी आइडिया होना चाहिए। सही वो आइडिया सही साबित होगा या गलत होगा वो हम बाद में अपने तजर्बात के ज़रिए देखेंगे कि वो सही है या गलत है। उसके बाद तीसरी करैक्टरिस्टिक है, इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। अब ये जो कोई अनोखी बात ही नहीं कर देनी, बल्कि जो हमने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं हमारी ऑब्जर्वेशन से मिलती जुलती होनी चाहिए। ये नहीं कि ऑब्जर्वेशन हमारी कुछ और है और हमने स्टेटमेंट कुछ अनोखी और ही दे दी है। नंबर 4 है, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। ये जो हमारी स्टेटमेंट है इसको हम जितना सिंपल रख सकते हैं उतनी सिंपल होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम ये स्टेटमेंट सादा सी होनी चाहिए। नंबर 5 है, इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशली फॉल्सिबल। ये आपकी स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए
जो कि आप इसके ऊपर टेस्ट भी कर सकें, तजर्बात करके पता चला सकें कि ये हमारी जो है वो हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं। ऐसा ना हो कोई ऐसी बात, मुश्किल बात कर दे जिसके ऊपर कोई तजर्बा ही ना हो सके। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस इज फॉल्स, यानी कि हमारी हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर हम तजर्बात करके साबित कर सकें कि आया हमारी हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। देन आवर नेक्स्ट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ डिडक्शन। जब भी हम बहुत सारे मफरूज़े बना लेते हैं तो अब उन्हीं मफरूज़ों की बेस पर हमने कुछ डिडक्शंस बनानी होती। तो यहाँ से आपने डिडक्शन की डेफिनेशन याद करनी है। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी डिडक्शंस क्या हैं? जो हमने ऊपर हाइपोथेसिस बनाई थी उनके नताइज हैं। यानी अगर हमारी कोई कही हुई कोई हाइपोथेसिस सही है तो फिर उसका ये नतीजा होना चाहिए। आगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे इसकी, तो एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि डिडक्शंस क्या होती है। Generally, in biological method, if a particular hypothesis is true, then one should expect deduction a certain result. This involve use of if and then लॉजिक। यानी कि जब भी हम कोई बायोलॉजिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो अगर हमने कोई हाइपोथेसिस बनाई है और हमें लगता है कि हमारी ये हाइपोथेसिस ठीक है, तो फिर हमें जो है उससे कुछ डिडक्शंस भी बनानी चाहिए और उसके लिए हम इफ़ एंड देन का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हम कह रहे हैं, यानी जैसे अगर हम किसी बीमारी के बारे में कहते हैं कि फ़लाँ जो बीमारी है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, ये हमारी हाइपोथेसिस है। अब हमने इसमें से डिडक्शन बनानी है तो हम ये कहेंगे कि अगर फ़लाँ बीमारी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है तो फिर इस बीमारी में मुब्तला तमाम लोगों के खून में बैक्टीरिया मौजूद होने चाहिए। ये हमारी डिडक्शन है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल मेथड का जो 5वां स्टेप है वो होता है एक्सपेरिमेंटेशन। यानी हमें प्रॉब्लम का पता चल गया, हमने ऑब्जर्वेशन कर ली, हमने उस पर हाइपोथेसिस भी बना ली, हमने अपनी डिडक्शंस भी बना ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम मुख्तलिफ तजर्बात करेंगे और हमने ऊपर जितनी बातें की हैं अपने तजर्बात के ज़रिए हम उन बातों को साबित करेंगे। तो अगर तो वो साबित हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम सलूशन के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वो साबित नहीं होती तो फिर हमें कुछ नए हाइपोथेसिस और कुछ नई डिडक्शंस लेनी होंगी। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। यानी एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो बायोलॉजिकल मेथड का एक बहुत ही बेसिक स्टेप है। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ तजर्बात करते हैं और चेक करते हैं कि उन्होंने जो हाइपोथेसिस बनाई कि आया वो ठीक है या नहीं ठीक। और जो हाइपोथेसिस बनाई गई उनमें से जो हमने डिडक्शंस निकाली उनको फिर मुख्तलिफ तजर्बात के ज़रिए टेस्ट किया जाता है। तो अगर तजर्बात के बाद हमारी हाइपोथेसिस ट्रू साबित नहीं होती तो उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है और फिर कोई नई हाइपोथेसिस बनाई जाती है और उस नई हाइपोथेसिस के ऊपर काम किया जाता है। यहाँ से आपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कोई 2-3 लाइंस याद करनी है। तो बेटा आपने सारी की सारी लाइंस याद नहीं करनी होती। अगर आपको कोई लाइन बहुत मुश्किल लगती है, जो आपको समझ नहीं आ रही, जो आपको याद नहीं हो रही, तो आप उस लाइन को छोड़ दिया करें, बजाय इसके कि आप उस लाइन पर उस पर ज़्यादा मेहनत करें और उसके चक्कर में आपको बाकी भी याद करने वाला रह जाए। तो आपको जो लाइनें इजी लगती हैं, जो ज़्यादा आपके टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी पैराग्राफ में बार बार एक ही बात रिपीट की जा रही होती है तो उसको बार बार याद करने की और लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने जस्ट सिंपल सी 2-3 लाइन जो हैं वो इसमें से याद कर लेनी है कि एक्सपेरिमेंटेशन क्या है। तो जैसे हमने पीछे जो है वो ऑब्ज़र्वेशन में पढ़ा कि ऑब्ज़र्वेशन 2 तरह की होती हैं, इसी तरह जो एक्सपेरिमेंटेशन है उसमें जो है वो 2 ग्रुप्स होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है और एक हमारा कंट्रोल ग्रुप होता है। यानी अगर हम ये बात कहते हैं कि पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है, अब हमने इस बात को साबित करना है, तजर्बा करना है, तो हम क्या करेंगे? हम 2 पौधे लेंगे। एक पौधे को हम कहेंगे कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट ग्रुप है और जो दूसरा पौधा है वो हमारा कंट्रोल। तो अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे कि एक पौधे को हम ऐसे माहौल के अंदर रखेंगे जहाँ पे उसको
आराम से इजीली कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, लेकिन और ये हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा। लेकिन जो दूसरा पौधा है जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करना है, उसको हम ऐसे माहौल के अंदर रखेंगे जहाँ पर उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही। तो कुछ दिनों के बाद हम दोनों पौधों को मुआयना करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों पौधों में हमने जो बात की थी कि पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, तो हमारी उस बात के नतीजे में होना तो ये चाहिए कि जिस पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड मिली उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुई, यानी उसने अपनी खुराक बनाई और अपनी खुराक को इस्तेमाल करके वो ग्रो हुआ। लेकिन जो दूसरा पौधा जिसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, उसकी ग्रोथ रुक गई, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड ना मिलने की वजह से उसके अंदर फोटोसिंथेसिस यानी उसकी खुराक बनने का प्रोसेस नहीं हो सका और उसके नतीजे में उसकी ग्रोथ नहीं हो सकी। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कंट्रोल ग्रुप, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। तो ये आपने पूरा पैराग्राफ अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, वो है समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट, यानी हमने तजर्बात भी कर लिए। अब इन तजर्बात के बाद हमारे पास कुछ नताइज आ गए हैं, तो हमने उन तमाम नताइज को एक जगह इकट्ठा करना है। और हमारे पास क्योंकि बहुत सारा क्वांटिटेटिव डाटा आ चुका है, तो हमने इस तमाम डाटा में से कुछ नताइज अख़ज़ करने हैं और इसका एनालिसिस भी करना है। उसके बाद नंबर 7 है रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। अब हमने जो रिज़ल्ट बना लिए उस रिज़ल्ट को अपने तक छुपा के नहीं रख लेना, बल्कि हमने जो भी तजर्बात किए, हमने अपने जो भी हमारे रिज़ल्ट्स आए हैं, उन रिज़ल्ट्स को हमने शाया करना है। तो बायोलॉजिस्ट या साइंसदान क्या करते हैं कि जब भी वो किसी चीज़ पर, किसी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, तो जो भी उनके नताइज आते हैं वो उन नताइज को किसी साइंटिफिक जर्नल या बुक्स वगैरह के अंदर पब्लिश करते हैं और अपने ही कंट्री के अंदर भी मुख्तलिफ़ लोगों के साथ वो शेयर करते हैं। और बल्कि वो ना सिर्फ जो बाहर के कंट्रीज़ होते हैं, दूसरे ममालिक के साइंसदान, उनके साथ भी वो अपने जो मकाले उन्होंने लिखे होते हैं, जो भी उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, वो उनके साथ भी शेयर करते हैं। उन्होंने जो इतनी लंबी चौड़ी रिसर्च की और उसमें से जो नताइज निकले, उनसे ना सिर्फ उसको खुद फ़ायदा पहुँचे, बल्कि उसको इंसानियत के भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके, तो उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करना होता है, मुख्तलिफ़ किताबों में उन रिज़ल्ट्स को पब्लिश करना होता है कि अगर किसी और जगह पे सेम प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो वो भी उस तरीके को इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकें। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको जो पढ़ाया, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है और अगर आप मज़ीद मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो लेंथी हो गई है, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी बायोलॉजिकल मेथड को मलेरिया की एग्ज़ाम्पल के ऊपर अप्लाई करके हम देखेंगे कि पुराने वक्तों में जब मलेरिया की बीमारी पहली दफ़ा फैली, तो साइंसदानों ने किस तरह से उस बीमारी का इलाज दरियाफ़्त किया और उसकी वजूहात तलाश की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मलेरिया के बारे में पूरी कहानी पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।